हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले कौन से टॉपिक कवर अप किए? तो हम लोगों ने लैंड एज अ रिसोर्सेज, सॉइल एज अ रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने देखा था सॉइल एज अ रिसोर्सेज एंड सॉइल के डिग्रेडेशन और उसके कंजर्वेशन। हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज है हमारा टॉपिक वाटर, यानी वाटर एज अ रिसोर्सेज हम लोग को आज पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर क्या है? हमारा एक वाइटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोलते हैं जो कि क्या कर सकते हैं? रिक्रिएट कर सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। एंड वैसे रिसोर्सेज जिसे हम लोग पुनः बनाने में यानी दोबारा बनाने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लग सकते हैं, यानी कि हमारे जो प्रेजेंट होते हुए वो दोबारा नहीं बन सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारे हम लोग क्या दोबारा बना सकते हैं? नहीं। इसको बनने में कितने टाइम लग जाते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन वाटर हमारा क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी अर्थ का 3/4 आपका किससे कवर्ड है? यानी ये पूरा पार्ट 3/4 आपका किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है। यानी मात्र आपका 1/4 पार्ट क्या है? लैंड सरफेस है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लानिट। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लानिट। यानी अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर प्लानिट बोलते हैं, क्योंकि इसका लगभग 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back। अब ये बोला जा रहा है कि जो ओशियंस हैं स्टार्टली में, प्रिमिटिव में, यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग जो लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? तो वो आपका ओशियन से ही शुरू हुआ, यानी वाटर बॉडीज से ही आपका जो लाइफ का एग्जिस्टिंग कभी ना कभी लाइफ स्टार्ट हुआ होगा किसी भी लिविंग थिंग्स का, तो वो ओशियन से ही स्टार्ट हुआ और आज से 3.5 million years back. Even today, the ocean covers 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plants and animals' life. इनफैक्ट इवन आज भी जो हमारा ओशियन है, जो अर्थ पे कितना कवर किए हुए ओशियानिक पार्ट से, वो है आपका 2/3 ओशियानिक पार्ट हमारा क्या हुआ? अर्थ सरफेस कवर किए हुए। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? रिच है। किसके मामले में? तो इसमें लाइफ जो प्लांट्स और एनिमल के वो वैरायटीज मिलते हैं, यानी तरह तरह के यहाँ ओशियानिक में जो है लाइफ एग्जिस्ट होते हैं इन दी प्लांट और एनिमल्स के। द ओशियानिक वाटर The ocean water is however saline and not fit for human consumption. Here, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओशियानिक वाटर है, भले इसमें वैरायटीज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करती हो एनिमल्स और प्लांट्स की, बट ये ह्यूमंस के लिए अनफिट है। ह्यूमंस के लिए क्या अनफिट है या नॉन फिट है? मीन्स ये ह्यूमन के लिए सुटेबिलिटी नहीं है, ह्यूमंस इसका कंजप्शन नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सलाइन की मात्रा होती है, यानी नमक ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स नॉट फॉर ओनली अबाउट 2.7%, यानी जो हमारा 2/3 या बोल सकते हैं 3/4 पूरा पानी कवर है। 3/4 क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में पूरा अर्थ के सरफेस पे 3/4 आपका क्या है? पूरा पानी कवर है। उसमें भी 2/3 ओशियानिक पार्ट ले लिया, जिसको हम लोग यूज ही नहीं कर सकते हैं। उसका 2.7% सिर्फ क्या है? एज अ फ्रेश वाटर है। एज अ फ्रेश वाटर यानी कि ह्यूमंस के कंजप्शन के लायक है। कितना है? 2.7% है। Nearly 70% of this occurs as a ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and mountain regions. Here हम लोगों ने क्या देखा कि मात्र 3/4 का 2.7% ही है जो कि क्या ह्यूमन के कंजप्शन के लायक है, जिसमें भी इसका 70% यानी इस 2.7 का 70% क्या है? किस फॉर्म में है? तो आइसिस के फॉर्म में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में।
और इसके कारण से, और ये कहाँ है बेसिकली, ये आइसिड्स और ग्लेशियर्स जैसे कि अंटार्कटिका यानी जो कोल्ड रीजन है आपका, ग्रीनलैंड, माउंटेनियर रीजन, ये सारे जगह आइसिड्स में मौजूद है फ्रेश वाटर या तो ग्लेशियर्स के रूप में मौजूद है, जिसके कारण से ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। और इसके लोकेशन के कारण हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इनएक्सेसिबल मीन्स यहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते, यानी एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, आपको पता है पोल्स वाले रीजन में। सो वहाँ पे ग्लेशियर या आइसिड के रूप में फ्रेश वाटर पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम लोग एक्सेसिबल वाटर को नहीं कर सकते हैं, यानी वहाँ से हम पानी पहुँच नहीं सकते या वहाँ से पानी को हम ला नहीं सकते हैं। इसलिए सिर्फ ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन इज। इसलिए इस 2.7% में भी क्या है, 70% तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, अनएक्सेसिबल है हमारे लिए, हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए सिर्फ केवल और केवल 1%, सिर्फ 1% ऐसा पानी है पूरे धरती के ऊपर, पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर, जो ऑल ह्यूमंस के लिए फिट होता है एंड यूजेस के लिए वो फिट बैठता है। समझ रहे हो, सिर्फ 1% वाटर। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, जिसमें भी ये 1% कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में, इन द रिवर्स, लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में भी ये फ्रेश वाटर पाए जाते हैं आपके। यानी देख रहे हो, केवल 1% आपका है, वो भी इतने सारे फॉर्म्स में बटे हुए हैं। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। अब 1% है, ऐसे भी जो चीज़ आपकी कम होती है वो ऑलरेडी प्रीसियस ही होती है, तो केवल और केवल ये 1% है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब क्या है, अब ऑब्वियसली 3/4 ऑफ द वाटर हमारा पूरा कवर है अर्थ के ऊपर, एंड आपका 2/3 क्या था, ओशियानिक वाटर है, एंड उसमें भी 2.7% क्या था आपका, वो फ्रेश वाटर है, एंड उस 2.7% फ्रेश वाटर में भी उसका जो 70% है वो क्या है, आइसिड्स में मौजूद है, या तो वो बड़े बड़े जो बर्फ़ के चट्टान ग्लेशियर्स में मौजूद है। यानी 1% सिर्फ हमारे लिए एक्सेसिबल है। तो ये जो वाटर बॉडीज़ है ये सारा क्या लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर से, अर्थ के बाहर से जाके कहीं से पानी ला के उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर सकते हैं या वाटर बॉडीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो अर्थ के ऊपर जितना भी प्रतिशत में या जितने भी आपका वाटर होगा वो उतने ही रहेगा ना, तो हम लोग उसके में ना हम तो ऐड कर सकते हैं वाटर, ना तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, उसका जितना भी वॉल्यूम है वो उतना ही रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला। और ये रिन्यूएबल है तो हम लोग यूज़ करते हैं, फिर से वो आपका आ जाता है। Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका जो abundance है, जिसमें ये appears होता है, वो change भले होता है। वॉल्यूम में हम उसको ना ऐड ऑन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जितनी वॉल्यूम वाटर होगी उतने ही होगा, लेकिन इसके abundance में क्या होता है, चेंजेस होती हैं, वैरी करती है। जैसे कि आपका क्या होता है, ये साइकिलिंग होता है, जैसे आप लोगों ने बचपन वाटर साइकिलिंग तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि क्लास 3-4 से तो वाटर साइकिल स्टार्ट ही हो जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि वाटर साइकिल में क्या होता है, ओशियन से क्या होते हैं, आपका इवापोरेशन होता है वाटर का। उसके बाद ओशियन से जैसे इवापोरेट होता है तो वो इवापोरेट होकर पानी कहाँ जाता है, बादल में जाता है, क्लाउड में जाता है। क्लाउड जब मैच्योर होता है, जब उसमें फुल ऑफ वाटर्स हो जाता है, तब वो भारी जैसा होने लगता है। फिर वो क्या करता है, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन यानी रेन के जरिए वापस रिवर में आता है। एंड हम लोग पता है रिवर लास्ट में जाके कहाँ मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं। तो फिर वो रिवर्स कहाँ जाके मिल जाते हैं, ओशंस में मिल जाते हैं। फिर ओशन से इवापोरेट होगा, फिर इवापोरेट से क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन होंगे, फिर रिवर्स में जाएंगे, फिर ओशन। तो ये पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर साइकिल बोलते हैं, जो कि दिस इज एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड एज अ वाटर साइकिल। जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाटर साइकिल का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक डू यू नो दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप लोग पढ़ने से कुछ नहीं होता है, एजुकेशन आप ले रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसको अपने लाइफ में आप क्या करो, अप्लाई भी करो। ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको आसपास हर चीज़ में मिल जाते हैं। लाइव आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, उसको लाइव देख सकते हो,
देख सकते हो ना, जैसे कि हम लोगों ने सॉइल पढ़ा तो सॉइल का जो प्रोफाइल था मैंने बोला था कि आप इजीली देख सकते हो, ड्रिगिंग होती है बहुत जगह, या आपके अगर गार्डन हो तो वहाँ पे आप ड्रिगिंग करके देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ें तो हम लोगों ने अभी देखा कि वाटर कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना प्रीसियस है नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए। एंड हम लोग वाटर का यूज़ भी जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कांट एग्जिस्ट, हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात बोला गया है, फैक्ट है जो, अ ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। यानी कि जो ड्रिपिंग टैप होती है, जैसे आप लोग देखते होंगे नल से टप टप जो पानी चूती रहता है, यानी आप लोग को लगता है एक एक बूंद से क्या जा रहा है, वो थोड़ी वेस्ट हो रहा है। और नल को आप अच्छे से ब्लॉक जैसे बंद नहीं करते हो तो उससे क्या होता है, पानी वो ड्रिप होते रहता है। इस लापरवाही के कारण वो एक साल में कितना वाटर लॉस कर देता है, तो 1200 लीटर्स वाटर क्या करता है, लॉस होता है एक साल में। उस ड्रिपिंग वाटर जो जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते कि एक बूंदी तो है, एक एक बूंद से कितना पानी लॉस होगा। सो कैलकुलेट करके देखो कि कितना पानी लॉस हो चुका है। सो अब आप लोग केयर करोगे कि कभी भी वाटर को लॉस नहीं करोगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब हम लोगों ने वाटर को देखा कि कितने एग्जिस्टेंस है हमारे वाटर में, अर्थ के ऊपर कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत यूज़ है। अब हम लोग यूज़ किन किन चीज़ों में पानी के करते हैं। ऐसा तो ये सबको पता होगा कि वाटर का यूज़ किन किन चीज़ों में होता है, बट एज आपका बुक में है और क्वेश्चंस बन गया तो उसको लिए आंसर भी तो तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमंस का यूज़ जो होता है, यूज़ करता है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, बहुत ही बड़ा अमाउंट में वाटर का यूज़ करता है। सिर्फ केवल पीने के लिए और धोने के लिए नहीं, यानी ड्रिंकिंग और वॉशिंग करने के लिए ही नहीं यूज़ करता है ह्यूमंस, लेकिन अपने बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी कुछ बनता है, उसके लिए भी हमें क्या होता है, पानी का यूज़ करना पड़ता है। जैसे वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, generating electricity through reservoirs of dams are the other uses। सिर्फ वाटर का यूज़ हम लोग सिर्फ पीने के लिए या वॉशिंग करने के लिए नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर करते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है पानी के, आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डैम्स बनाए जाते हैं वाटर के ऊपर जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, रिजर्वायर से इरिगेशन होती है। तो ये सारे यूज़ हैं वाटर के। increasing population rising demands for food। यहाँ पे increasing population rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources और वाटर पॉपुलेशन। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम लोग को पता है कि जो पॉपुलेशन है दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, बट वाटर के वॉल्यूम में तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो नहीं हो रही ना, वो 1% ही रहने वाला है। उसमें हम लोग उसको पानी जाकर डाल के 2% तो करने वाले नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। डिमांड किस चीज़ का, क्योंकि हमें जीने के लिए बेसिक नीड्स चाहिए, वाटर चाहिए, फूड्स चाहिए। तो वाटर, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जितना पहले के लोग यूज़ करते उसमें एक और कुछ और लोग आ जाएंगे पॉपुलेशन के कारण, वो वाटर का कंजम्पशन करेंगे। केवल वाटर का नहीं, उनको फूड भी चाहिए होगा, तो फूड के प्रोडक्शन के लिए भी क्या वाटर चाहिए, तो उसमें भी वाटर का यूज़ होगा। जैसे कि कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और हम लोग का जो लिविंग जो रहने के लिए घर बनते हैं, तो ये सारे जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो सारी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ होते चली जाएंगी। और प्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा वाटर का यूज़ हो रहा है, कंजप्शन में हम लोगों ने फूड का कंजप्शन करेंगे तो उसके लिए भी वाटर का, तो ये सारे मेजर फैक्टर्स है जो कि क्या कर रहे हैं, फ्रेश वाटर के सप्लाई में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। और एक अनदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशन। और दूसरा, एक तो पानी पीने के लिए नहीं है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट भी करते जा रहे हैं। एक तो इंक्रीजिंग हम लोग पॉपुलेशन होते जा रहा है, एंड साथ ही साथ उसके चलते वाटर का सप्लाई का शॉर्टेज होते जा रहा है। एंड आफ्टर दैट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू पॉल्यूट द वाटर, और हम लोग क्या करते जा रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, उसको देखिए, समझ में आएगा आपको।
जैसे कि यह है एक्टिविटी, एक डेटा दिया गया कि एक एवरेज अर्बन इंडियन यूजेस अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, यानी कि हर दिन एक इंसान लगभग पर डे एक इंसान 150 लीटर पानी का यूज़ करता है। कैसे? ड्रिंकिंग में वो पर डे 3 लीटर यूज़ करता है, कुकिंग में 4, बाथिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग में 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ में 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स सारे जो बर्तन वगैरह उसको धोने में 20 लीटर्स, गार्डनिंग में 23 लीटर, टोटल कंबाइन करके 150 लीटर्स है। अब आप इसमें देखो कि इसमें आप 150 लीटर से कितना शॉर्टेज कर सकते हो। ये एवरेज है, कुछ लोग तो इससे महान होंगे जो इससे ज़्यादा ही करते होंगे, ऑब्वियसली उनको एज अ वाटर प्रीसियस समझ में नहीं आता है। तो आपको यहाँ पे एक टास्क दिया गया है, कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट। आप सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें कौन सा ऐसा चीज़, क्योंकि सारे आपके क्या है बहुत ही यूज़फुल वाले काम है। आप पीना तो छोड़ नहीं सकते हो पानी के, हाँ हम पानी बिल्कुल, कुकिंग भी नहीं छोड़ सकते हो, वॉशिंग भी करना ज़रूरी ही है, फ्लशिंग भी करना ज़रूरी है, क्लॉथ्स भी धोना ज़रूरी है, यूटेंसिल्स को भी वॉश करना ज़रूरी है, एंड गार्डनिंग भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सारे मेजर्स वैसे चीज़ दिए हुए हैं जो ज़रूरी है, लेकिन आप इसमें भी शॉर्टेज कर सकते हो, तो वो सजेस्ट करने के लिए दिया गया आपको। सो ये आप ट्राई करना कि आप किस में कितना सजेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि जो वाटर की सप्लाई होती है, जो मौजूदगी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1% वाटर है, उसमें भी सारे लोग को कंजप्शन होता है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज तो होना ही है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम लोग फेस करेंगे ही। तो कहाँ होता है, देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स है जहाँ पे इन द वर्ल्ड लोग क्या फेस करते हैं, पानी की स्कार्सिटी यानी कमिंग, जैसे कि मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, parts of western USA, northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. These regions are facing the scarcity of water. ये सारे रीजन है जहाँ पे क्या दिख रहा है, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट susceptible to droughts face great problems of water scarcity, and वैसे रीजन वाले लोग जो कि वैसे कंट्री जो कि कहाँ लोकेटेड है, क्लाइमेटिक जोन्स पास कंट्रीज जो लोकेटेड है, वो लोग भी क्या फेस करते हैं, ड्राउट फेस करते हैं, सूखा फेस करते हैं। अब क्लाइमेटिक जोन्स मीन्स वैसा रीजन जहाँ पे क्या होती है, बारिश बहुत ही कम होती है, टेम्परेचर थोड़ी क्या होती है, इंक्रीजेज होती है, एंड वहाँ पे बारिश भी कम होती है, तो ऑलरेडी वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं आती है, रेन वाटर कम होती है। अब बारिश होगी नहीं तो पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऊपर से और ड्राउट होता है, सूखा होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत बारिश होता है वो जल्दी क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो वो सारे रीज़न क्या प्रॉब्लम फेस करती है वाटर स्कैरसिटी की। 10 वाटर शॉर्टेज में बी a consequence of variation in seasonals or annual precipitation of the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। यहाँ पे क्या जो वाटर सोर्सेज है वो बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है कि वो किस पे डिपेंडेंट होती है, सीजनल होती है। आपका क्या होता है, वाटर एज अ सीज़न, जैसे रेनी सीजन आता है तो वाटर आपका क्या आता है, रेनी सीजन के बाद वो जो भी रिवर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वाटर रेन वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, वो आपके वापस आते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे रीजन जो क्लाइमेटिक जोन्स पास होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राउट होते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने बोला जल्दी से एक तो बारिश नहीं होती है, और बारिश भी होगी तो जल्दी से वो क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं, तो वो ऑलरेडी क्या होती है, ड्राउट हो जाती है। एंड ये थोड़ा बहुत अगर पानी मिल भी जाता है तो लोगों की क्या होता है, बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसका ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो जाता है। एंड कंटामिनेशन यानी इसको बहुत ही गंदा कर देते हैं वाटर रिसोर्सेज को। एक तो वाटर हम लोग के लिए इतना प्रेशियस है, एंड जो मिल भी रहा है उससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं एंड उसको कंटामिनेट करते चले जा रहे हैं। तो ये सारे रीजंस के कारण क्या हो रहा है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो शॉर्टेज हो रही है। क्योंकि अगर आप उसका 1% वाटर को भी कंटामिनेट कर रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, तो वो आप वापस उसको पी सकते हो, नहीं पी सकते हो, फिर आप पानी के लिए कहाँ जाओगे, सलाइन वाटर पियोगे, नहीं पियोगे। तो इसलिए वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होप सो समझ में आ गया होगा। वाटर बचपन से समझते आओ, क्योंकि वाटर बहुत ही नेचुरल है आपका रिसोर्सेज एंड हम लोग को फैमिलियर है वो उस चीज़ से। तो लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये
हमारे इम्पॉर्टेंट के साथ साथ उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। सो हम लोग इसको कंजर्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा वही है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।